हेलो गाइस, कल हमने मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे लिए महत्व क्यों है प्रबंध करना, या बेनिफिट्स क्या है। भाई हमारे को कोई बेनिफिट हो रहा होगा तभी तो मैनेजमेंट कर रहे हैं। कंपनी मैनेजमेंट क्यों कर रही है? तो उसको बेनिफिट हो रहा है। जब अपने मार्केट में गैप बढ़ा रही है, वो मार्केट में ज़्यादा टिक पा रही है, वो अपने प्रोडक्शन बढ़ा पा रही है, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे पा रही है। क्यों दे पा रही है? कि मैनेजमेंट से काम हो रहा है, मैनेजर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। मतलब ग्रुप में मैनेजर क्या करता है, सारे कर्मचारी को एक ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है कर्मचारियों का, ग्रुप बनाता है और एक गोल, कंपनी का एक गोल के लिए उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें टीम के रूप में काम करवाता है। तो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे को कि हम ग्रुप गोल अचीव कर पा रहे हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट से कुशलता बढ़ती है। मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से मतलब हम पहले मैनेजमेंट हम टाइम से काम पूरा कर रहे हैं, कोस्ट इफेक्टिव पूरे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो रहा है, चाहे मानव का हो, मशीन का हो, धन का हो, का कुशलता प्रयोग करके हम कुशलता में वृद्धि कर रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारे रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और हम लोग साथ साथ अब हमारी कुशलता भी बढ़ रही है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से अच्छे से हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हम अपनी कॉस्ट भी बचा रहे हैं और टाइम भी कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे हमारा विकास हो रहा है, कुशलता में वृद्धि हो रही है। प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। क्या मैनेजमेंट में मतलब क्या है, कल को हमारे साथ कल कुछ भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं है हमारे को, कल का क्या होना है पता नहीं है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में कल को गवर्नमेंट दूसरी आ जाए, कोई नए कंपनी के लिए रूल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, गतिशील संगठन तैयार करता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट प्रत्येक संगठन में निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। तो बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में सभी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो प्रातः यह देखना जाता है कि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो प्रबंधक मतलब मैनेजर परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारी को परिचित कराकर विरोध को समाप्त करते हैं। क्या अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, इतनी जल्दी कोई अडेप्ट नहीं कर लेगा, कोई कर्मचारी अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को जीना पसंद करेगा। जैसे पहले लोग कीपैड फ़ोन को यूज़ करते थे, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर उसी फ़ोन को करते हैं। लेकिन आज एंड्रॉयड आ रहे हैं, तो एंड्रॉयड को प्रेफर करना मतलब बहुत से लोगों के लिए अभी आसान नहीं है, लेकिन कुछ के लिए बहुत आसान हो गया। इसने धीरे धीरे अडाप्ट करके मतलब टेक्नोलॉजी को सीख लिया है। अभी कोविड के बाद हमने ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा सीखा है, मतलब पेमेंट कैसे करते हैं। हमने बैंकिंग सेक्टर में हमने जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, हम इन सब की ओर बढ़े हैं आगे। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे ऑब्जेक्टिव तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन वाला, पर्सनल होता है, व्यक्तिगत, और क्या होता है, सोशल होता है। तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और तीन ऑब्जेक्टिव्स में पहला क्या है कि व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। अब हम पहले से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा हो रहा है कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में उचित परिश्रम, अच्छी सैलरी, लाभ में हिस्सेदारी या प्रबंध में भागीदारी, मतलब एक तरह से उसे भी मौका दिया जाए ताकि वो भी मैनेजमेंट कर सके। वो अपने मतलब उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, कुशलता बढ़े, उन्हें ऐसे पदोन्नति मतलब उन्हें प्रमोशन मिले, वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो अनेक ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि वे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए काम करें। तो इसमें क्या, मैनेजर्स कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, अच्छा नेतृत्व देते हैं, अच्छा लीडरशिप देते हैं और खुले संदेह वाहन करके
मतलब कम्युनिकेशन करके, उनके साथ बातचीत करके, उन्हें मोटिवेट करके, उनको अच्छा नेता देके कि आप ऐसे काम करो, आपको मोटिवेट किया जाएगा। फिर कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है हर कंपनी में। उनको 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 अच्छे लीडर्स दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए, इस तरीके से लगातार उन्हें गाइडलाइंस, एक तरह से रूल्स गाइड्स दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है। जैसे हमारी फैमिली हमें गाइडेंस देती है कि हमें ये करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, हमें इससे ये अचीव होगा। वैसे ही फिर कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे लगातार बातचीत करते रहते हैं कि हमारे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब कर्मचारी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, करके यह योग्य बनाते हैं कि वह सफलतापूर्वक अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। कैसे है सहायक? क्यों? क्योंकि भाई क्या हो रहा है, हम लोग मैनेजमेंट पहले से कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हर कंपनी अपने मतलब प्रबंधक अपने समाज या कंपनी अपने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करके समाज के विकास में सहायक हो रही है। इसके उत्तरदायित्व हो सकते हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराना, और भी हो सकता है उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना अपने कर्मचारियों को। कुछ भी हो सकता है, थोड़ा हम अपना और ऐड ऑन कर सकते हैं जो कंपनी के होते हैं। वैसे सेफ्टीज़ का ध्यान रखना कर्मचारी की, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस देना उन्हें और क्या दे सकते हैं, और उन विकलांगों को जॉब देना। अब आते हैं प्रबंध विज्ञान कला पेशे के रूप में। ये इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन के रूप में। आर्ट हो सकता है या मैनेजमेंट साइंस हो सकता है या प्रोफेशन हो सकता है। कन्फ्यूज़न रहती है, साइंस है या प्रोफेशन है, लेकिन बट तो बोथ आर्ट एंड साइंस तो होता है मैनेजमेंट में बोथ आते हैं आर्ट एंड साइंस, लेकिन प्योर सिर्फ आर्ट होता है। ठीक है, ये रूल्स कैसे लग रहा है मैं बताता हूँ। प्रबंध विज्ञान के रूप में मतलब हम इसके विज्ञान के रूप में क्या, हम प्रबंध ज्ञान समूह है, मतलब हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं। उसकी बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में। कोई एक्सपेरिमेंट होगा तभी तो वो साबित होगा कि जो हम कह रहे हैं वो बात सच है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जैसे पेड़ से आम का टूट कर गिरना, पृथ्वी पर गिरना, विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में आधारित है। तो क्या है, हम कर्मबद्ध ज्ञान समूह है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ एक्नॉलेजमेंट। हम एक बुक से पढ़ रहे हैं जिसमें बता रखा है कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है। मतलब हम बुक में पढ़ रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि बुक में हम पढ़ते हैं जैसे कि थंब रूल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये सब अब पढ़ते हैं ना। क्या मतलब ऊपर से वस्तु का गिरना, ये सब हम रूल्स पढ़ते हैं, तो इसके कारण भी बता रखा है। तो साइंस हो सकता है, कैसे हो सकता है मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट भी हमें पढ़ना पड़ता है, और जो भी हम पढ़ते हैं हम लोग, आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बता रखा होगा कि ये अगर हमारे को ये प्रॉब्लम आए तो इस स्ट्रैटेजी का ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनका मतलब सिद्धांत का कैसे यूज़ करें जिससे हम आने वाली सिचुएशन का सामना कर सकें, सिचुएशन आ रही है उसका कैसे हल निकालें। तो ये हो सकता है मैनेजमेंट के साथ। परीक्षण पर आधारित है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंस में भी पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लगातार कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद ही वो मतलब सिद्धांत बनते हैं। एक्सपेरिमेंट होते हैं, बार बार परीक्षण की जांच की जाती है अलग अलग तरीके से। तो उसी तरह मैनेजमेंट में प्रिंसिपल मैनेजमेंट में भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो इससे कैसे सामने किया जाए। तो मैनेजमेंट में ये भी आ सकता है। व्यापक वैधता, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस में हो सकता है कि यूनिवर्सली जो भी है कारण कॉज, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कल को कुछ भी चेंज हो रहा है, पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, तो एक ही प्रिंसिपल लगा रहेगा या एक ही प्रिंसिपल चलता रहेगा, ये कभी हो नहीं सकता। प्रिंसिपल्स चेंज भी हो सकते हैं। अब उसके ऊपर है, मैनेजर के ऊपर है, वो इस प्रिंसिपल को लगाना चाहे ना लगाना चाहे। शायद जो प्रिंसिपल वो लगा रहा हो उससे ना हो सके।
से ये रूल लगाने से या सिद्धांत लगाने से शायद सिचुएशन सॉल्व ना हो सके, तो इसलिए कह नहीं सकते वैलिडेटेड है। तो विज्ञान में तो 2 हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी नहीं हो सकती। अब देखते हैं प्रबंध कला के रूप में, मैनेजमेंट एज ए आर्ट कैसे है। आर्ट पहले हम तो कुछ भी हमें पहले सीखना, आर्ट कैसे सीखते हैं हम लगातार प्रैक्टिस करने से, जो हमें नॉलेज होती है वो इसी से। जैसे उदाहरण के लिए कि व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर काम करता है, उसका इंजीनियर के रूप में काम करना कला है। तो वही एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक ज्ञान का होना, एक थ्योरेटिकल नॉलेज वो भी कलेक्ट करता है, बुक से पढ़ता है, पहले इंजीनियरिंग के लिए बुक से पढ़ता है, वो भी सारी नॉलेज कलेक्ट करता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया। तो ये हो सकता है मैनेजमेंट में, क्योंकि हाँ वो भी तो बंदा मैनेजमेंट में पहले मैनेजमेंट करने के लिए पहले बुक्स पढ़ते हैं बंदे, मैनेजर्स बुक्स पढ़ते हैं, सिद्धांत हैं कि ये सिचुएशन आए तो कैसे सामना करेंगे। तो ये हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर आता है। व्यक्तिगत योग्यता मतलब बंदे के ऊपर, मतलब मैनेजर्स के ऊपर उठता है ये सिद्धांत का प्रयोग कैसे करें। जैसे 2 विद्यार्थी का होना, तो ये सब है कि भाई 2 विद्यार्थी का होना, एक पास हो सकता है, एक फेल हो सकता है, एक कम नंबर ला सकता है। 2 नेताओं का होना या 2 लेखकों की अपनी कला के प्रदर्शन विभिन्न हो सकते हैं। हमारे लिखने का सबका अलग तरीका हो सकता है, सबका भिन्न लोग हैं, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। तो इसी तरीके से पर्सनली एप्लीकेशन, सबका अपना अपना तरीका है कि किस मतलब कैसे आर्ट को मतलब किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीक़े से जो हमारे मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसको मतलब जो भी कोर्स हो रहा है, जो भी प्रबंध है हमारे को मतलब प्रबंध करते समय हम प्रबंध कर रहे हैं, हमारे को कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो कौन सा सिद्धांत लगाना है, कैसे लगा के सॉल्व किया जाए। तो ये सब व्यक्तिगत ज्ञान जो उपयोग है, जो जिसने कला सीखी है उसको कैसे उपयोग कर रहा है वो, और कैसे सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है वो उसके ऊपर है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब कला, हमें कोई कला सीखनी है, हमें क्रिएटिविटी सीखनी है, तो हमारे को कोई कला या क्रिएटिविटी सीखनी है तो हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। इंजीनियर को देखिए, इंजीनियर मकान के नक्शे बनाता है, इतने सारे बना लेता है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहता है। तो ऊपर से हम प्रैक्टिस होती रहती है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंजीनियर बनता है, एक्सपीरियंस बंदा बनता है। हम लगातार है कि हम जैसे गेम खेलते हैं, लगातार हम खेलते रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही होती है, हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं हम विन करने के चांसेस हमारे जल्दी बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया हमारा प्रोफेशन के रूप में कैसे हो सकता है। बात ही परीक्षा ज्ञान का समूह, वही बात हो रही है, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हो रही है कि जो प्रोफेशन है वो भी एक थ्योरेटिकल पोर्शन साथ है। मतलब एक प्रोफेशन बंदा कब बनता है, जब वो ट्रेनिंग ले लेता है उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाती है, ठीक है, तो बंदा वो बन गया है, प्रोफेशन बन गया। लेकिन प्रोफेशन तो बन गया लेकिन उसने भी तो परीक्षण दिया, शिक्षा व परीक्षण द्वारा ही प्राप्त किया है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर आ सकता है कि हमने भाई हाँ जी हमने इसी प्रबंधक भी पहले नॉलेज कलेक्ट करता है एंड ट्रेनिंग लेता रहता है, लगातार परीक्षण ट्रेनिंग करता रहता है, मतलब नए सिद्धांत को लगा के देखता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट के साथ मैच खाता है। अवरोधित पेशा मतलब आप जब एग्ज़ाम दोगे, अवरोधित पेशा एंट्री मतलब कैसे है कि आप एग्ज़ाम दोगे तभी आप प्रोफेशन बन सकते हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब हम डॉक्टर का एग्ज़ाम देंगे। हम सीए हैं तो हमें सीए का चार्टर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इसी चक्कर में ये मैनेजमेंट में मैच नहीं खाता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में तो हमारे को बस मतलब नॉलेज लगाने आनी चाहिए ना। जैसे हमारे को सिद्धांत तो पढ़ लिया हमने, सिद्धांत तो हम उपयोग करके लगा रहे हैं, बिजनेसमैन है तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया है,
जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए धीरू भाई अंबानी, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी बिज़नेस के टाइम दिया, अपने बिज़नेस में लगातार वर्क किया, तो कहीं न कहीं उनकी आर्ट बढ़ी है उनकी, कहीं न कहीं उनकी नॉलेज बढ़ी है, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है। अडानी जी जैसे हो गए, तो उन्होंने कोई डिग्री तो हासिल की नहीं है, लेकिन तो फिर मैनेजमेंट के अंदर ये आता नहीं है। प्रोदित पेशे संग मतलब प्रोफेशनल एसोसिएट होना चाहिए, मतलब न कहीं उससे किसी न किसी प्रोफेशन से मतलब एग्ज़ाम दिया हो, या किसी से एसोसिएट मतलब जुड़ा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे वकील बनने के लिए उसने बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में आना चाहिए, और या मेडिकल के लिए उसने मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया हो, इंस्टीट्यूट से वो मतलब उसको सर्टिफिकेट मिला हो, मेनली मेडिकल ऑफ काउंसलिंग ऑफ इंडिया या बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया से मतलब वकील बनने के लिए ये सब होते हैं, तो इनसे वो मिला हो, क्या नाम है इसका, सर्टिफिकेट, तभी वो प्रोफेशन कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा, चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, चाहे आपको कितनी भी चार्टर अकाउंटेंट की नॉलेज हो, आप अगर आपके पास अगर वो नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नॉलेज होने के बाद भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एंट्री नहीं कर सकते, अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अब आता है नेतृत्व आचार संहिता। पेशे में संघ आचार संहिता का पालन करना होता है, मतलब कानून को कंडक्ट बाय आचार संहिता, जो कानून का पालन करना होता है उन्हें बाध्य होते हैं, वो कानून का पालन करना, कानून को मानना होता है, उन्हें आचार संहिता का मानना होता है, तथा पेशेवर को व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए आए गए स्वीकृत व पेशे जैसे कानून चिकित्सा के लिए आचार संहिता का निश्चित कर दी जाती है। और लेकिन मैनेजमेंट में कोई आचार संहिता निश्चित ही नहीं की गई है, तो ये भी मैनेजमेंट का नहीं है, पार्ट नहीं हो सकता। सेवा उद्देश्य मतलब क्या है, मैंने हम जब कोई अकाउंटेंट है, कोई वकील है, तो अपनी सर्विस देने के बदले में चार्जेस लेता है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं तो हम के बदले में चार्जेस थोड़ा ले रहे हैं, उनका मतलब मेनली सर्विस मोटिव थोड़ा है। हमारा तो कंपनी को ग्रो करने का मतलब, हमारा सीधा मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है, सीधा हम सैलरी ले, इसके बदले सर्विस के चार्जेस ले रहे हैं, प्रबंधक सैलरी चार्जेस थोड़ा ले रहा है इसके बदले में कोई कि वो प्रबंध कर रहा है, वो सिद्धांत लगा रहा है, तो ये भी मैच नहीं करता। तो इसलिए जो इसलिए हमारा मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट प्रोफेशन के रूप में भी नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, प्योर साइंस भी नहीं हो सकता, साइंस तो होगा लेकिन प्योर साइंस नहीं होगा, इसलिए आर्ट के लिए प्रयोग हो सकता है। तो कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, आर्ट ज़्यादा क्यों है, तो क्यों है इसके बारे में आपने पढ़ लिया कि क्यों है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल है, व्यक्तिगत ज्ञान समूह क्रिएटिविटी पे आधारित है ना। अब पढ़ते हैं लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स के भी मतलब 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल में आ जाता है CEO, CFO, CTO, CIO, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, VP, और ये मध्य से मिडल में आ जाते हैं HR डिपार्टमेंट के बंदे आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, फंक्शनल मैनेजर, ये सब आ जाते हैं, और नीचे थर्ड में आ जाते हैं, सबसे थर्ड में सुपरवाइजर, मैन, जो नीचे बिल्कुल बेस होता है, इसमें आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, मेन ह्यूमन रिसोर्स वर्कर्स आ जाते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, मान लो टॉप मैनेजमेंट, पहले हम पढ़ते हैं उनके फंक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन हम मतलब उनके फंक्शंस, उनका काम क्या है वो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हमें भी तो पता होना चाहिए। CEO है बंदा, उसका काम क्या होगा, इतने बड़े बड़े CEOs हैं, उनके काम क्या होंगे, आप भी कुछ सोचिए, बाकी मैं बता देता हूँ मेरे हिसाब से। जो है उद्देश्य निर्धारित करना कि कंपनी को इस बार
100 करोड़ की बिक्री करनी है या 100 करोड़ की सेल करनी है, या उन्हें 100-200 करोड़ का या 100-200 करोड़ का रिवेन्यू बढ़ाना है, या उन्हें परचेज़ ज़्यादा करना है, मशीन नई परचेज़ करनी, नई टेक्नोलॉजी परचेज़ करनी है। हो सकता है नीति निर्धारित करना, पॉलिसीज़ बनाना कि सेल पॉलिसी बनाना, कोई भी पॉलिसी होती है वर्कर्स के लिए नई पॉलिसी बनाना कि अगर वो 100 यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन या एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी या कुछ बेनिफिट्स देंगे उन्हें। हो सकता है डिटरमाइन द एक्टिविटी, लगातार अपनी कार्य क्रियाओं पर निर्धारित करना हेतु किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं का निर्धारित करना, मतलब लगातार जो एक्टिविटीज़ होनी है उनको लगातार उनको निर्धारित करना, मतलब उनको प्लान करना, देखते रहना, विज्ञापन क्रय विक्रय सेल उनको निर्धारित, मतलब उनको नज़र रखना एक तरह से। संसाधन जुटाना यानी सोर्सेस, पैसे पूंजी, जो मेन CEO है मतलब यही तो काम करेगा, कैपिटल रेस करेगा, स्टॉक्स खरीदेगा, स्टॉक इन्वेंट्री आदि में मशीन आदि व्यवस्था करेगा। कार्य निष्पादन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल द वर्क परफॉर्मेंस, जितना भी काम चल रहा है उसकी सबकी निगरानी रखना, लगातार उसकी रिपोर्ट लेते रहना। निगरानी के लिए आधार क्या है, मिडल लाइन मैनेजमेंट। ऐसा होता है टॉप मिडल जो होता है ना वो ऊपर ये मिडल मेनली वर्क करता है। मिडल नीचे से इन्फॉर्मेशन कोई आई तो ऊपर से ऊपर पहुँचाएगा टॉप लेवल पे, टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन आई तो नीचे पहुँचाएगा, नीचे लोअर लेवल पे। तो मिडल लेवल इसका बहुत वो होता है, मेन होता है मिडल लेवल में, जो कंट्रोल करता है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये बात हो रही है। संसाधनों का अनुमोदन करना, बजटों का अनुमोदन करना, लगातार बजट तैयार करना, अप्रूव करना, बजट बनाना। और क्या कर सकता है CEO है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभार पेपर में आ जाता है आपके रिश्तेदार या आपके तानाजी CEO हैं किसी कंपनी में XYZ लिमिटेड में, तो उनके क्या फंक्शन, उन्होंने एक सेल्स के लिए या कुछ सेल्स के लिए उन्होंने 100 करोड़ की सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने रूल बनाया। तो ये कौन से लेवल के होंगे और उनका फंक्शन क्या है, मतलब वो काम क्या कर रहे हैं, उनका मतलब मेनली उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई है। तो एक टॉप लेवल मैनेजर जो हो गया CEO, तो टॉप लेवल का हो गया, प्लस सेल पॉलिसी बनाई तो प्लस पॉलिसी सब बनाने का काम टॉप लेवल में हो सकता है। तो वही बात होगी। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, जो ऊपर से पॉलिसीज आई उनको मतलब नीचे वाले मतलब एम्प्लॉइज़ हो गए, सुपरवाइजर उसको बताएगी, एम्प्लॉइज़ को बताएगी। कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, कर्मचारियों को विभाग में, जिस विभाग में सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में एम्प्लॉइज़ की भर्ती करेगी, नियुक्ति करेगी। कार्य बांटेगी, मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में उनको क्या करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही बताती है। मध्य स्तरीय प्रबंधक, कर्मचारी को अभिप्रेरित करना ताकि कंपनी के गोल को अचीव करे और उससे उनको भी बेनिफिट्स हो। समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बना कर रखना, एक टीम में एम्प्लॉयज़ के साथ काम करवाना ताकि एक गोल के लिए काम हो, ना कि मतलब लड़ते रहे एम्प्लॉयज़, क्योंकि अलग अलग रीजन से अलग अलग इनकी रेस होती है। कोई कहाँ से आया होता है, कोई कहाँ से, कोई झारखंड से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, तो सबके बोलने तरीका सबका अलग होता है। तो उन सबको वो उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं कोई, तो इसलिए इनको एक साथ जोड़ना ही समन्वय कहलाता है, कोऑर्डिनेशन का। लास्ट हो गया लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये सबसे मेन बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ सबसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। कर्मचारियों की आगे पीछे बढ़ जाते हैं। कर्मचारी सुरक्षा परमापों को बनाए रखना, मतलब सेफ्टीज़ को बना के रखना ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते रहें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रहे। गुणवत्ता
बनाए रखना व बर्बादी न्यूनतम करना, मतलब सोर्सेज का कम से कम जो कम से कम बर्बाद हुए और उसे अच्छे से जो मतलब सोर्सेज का वेस्टेज ना हो, और वास्तविक कार्यबल से मिले जुले मतलब एक्चुअल वास्तविक कार्यबल से मिले जुलना मतलब क्या, प्रवेशक कार्यबल से संपर्क रखता है तथा मध्य स्तरीय प्रबंधन के निर्देशकों को उन तक पहुँचाता है। एक्चुअल वर्कफोर्स मतलब क्या हो रहा है, इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, मतलब क्या हो रहा है कि मध्य स्तर जो होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है एम्प्लॉयज़ के साथ, वो क्या करती है वो सुपरवाइज़र्स के साथ इंटरेक्ट करती है, सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ के साथ। तो क्या हो रहा है, सुपरवाइज़र्स को अगर एम्प्लॉयज़ को कोई नीड है, कोई उनको नीड है, या कोई मतलब वो सैलरीज बढ़वाना चाहते हैं, तो वो सुपरवाइज़र को बोलेंगे, सुपरवाइज़र उसको बोलेंगे, सुपरवाइज़र मिडल लेवल मैनेजमेंट को बोलेगा, मिडल से फिर टॉप लेवल पे जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन एक लाइन में जाएगी सीक्वेंस वाइज। उसी तरीके से जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई दिशा निर्देश देती है तो उनको सुपरवाइज़र पहुँचाता है। तो इंटरेक्ट विद कौन हो रहा है, यहाँ पे सुपरवाइज़र। तो मेनली सुपरवाइज़र की बात हो रही है, इंटरेक्ट विद संपर्क करना और मध्य स्तरीय निर्देशों को पहुँचाना, मतलब और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से उन्हें कोई गाइडलाइंस मिली है तो उन्हें कौन पहुँचाएगा, सुपरवाइज़र पहुँचाएगा। ओवरसी द इफेक्टिव ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, जितना काम चल रहा है उन पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, उनको देखते रहना, मतलब काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, गोल को अचीव करने के लिए कंपनी के।